बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन एटम है उस हाइड्रोजन एटम के जितने भी शेल्स हैं उन शेल्स का जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेडियस होगा। तो पहले शेल का कौन सा रेडियस है, दूसरे शेल का कौन सा रेडियस है, तीसरे शेल का कौन सा रेडियस है, उसके लिए हम एक जर्नलाइज फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। और ये हम किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट, जो इसे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की है। अच्छा, अब इसमें एक बात और है, कुछ स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन जो है उसका एक ही ऑर्बिट होता है। बिल्कुल ठीक बात पढ़ी आपने, हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट है क्योंकि उसके पास सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर मैं इस तरीके से, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहां बनाया हुआ इसको मैं डिस्कस करता हूं, और न्यूक्लियस के बाद ये शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो शेल मैंने बनाया है, क्या ये यहां पर जिस तरह हम कोई रोड बनाते हैं, कोई रोड बनी हुई है यहां पर? नो, शेल तो कोई जगह तो नहीं है ना, कोई ट्रैक तो नहीं है जिस ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक्चुअली तो ये जो हम लाइन बनाते हैं ये तो हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां पर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो कोई ट्रैक तो नहीं बना हुआ, कोई रास्ता, कोई रोड, कोई सड़क, कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर वो रिवॉल्व कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? सो हमने कहा कि ये यहां से यहां तक, ये इसका हमारे पास क्या है, ये इसका रेडियस है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा, इसको एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाए, अब इस पाथ में घूमना शुरू कर दे, अगर मैं डॉटेड बना रहा हूं, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, अब ये रेडियस हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये रेडियस कम या ज्यादा होता है, तो ये रेडियस जो कम और ज्यादा होता है, इसी बुनियाद पर जो सबसे कम से कम रेडियस होता है उसको हम कह देते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। जब वो उससे आगे चला जाता है उसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्बिट। लेकिन कितना आगे जा सकता है और कितना आगे जा सकता है, ये तमाम बातें हमें बोहर के पहले पोस्टुलेट ने हमें बताई हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, या जिसको एच कट भी कहते हैं, राइट। सो अब हम डेरिवेशन को बाकायदा आगाज कर लेते हैं। हमने देखिए, इसको मैं मिटा दूं, हमने देखिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे पास क्या है कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास, और न्यूक्लियस में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, उससे सर्टेन डिस्टेंस में, जिसको मैं रेडियस कह रहा हूं, सर्कल के अंदर यानी ऑर्बिट के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जाहिर सी बात है, इस बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं कि बोहर ने जो ऑर्बिट कंसीडर किया था वो सर्कुलर था, ओके, ये स्फेरिकल नहीं था। तो ये भी इस मॉडल का एक ड्रॉबैक है हमारे पास। तो बहरहाल अभी जो रेडियस है इसकी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे डेरिवेशन? हम सबसे पहले ये सपोज कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट, जिसको हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि ये जो स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये स्टेशनरी स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसी स्टेट में रह सकता है, या इसके बाद जो दूसरी स्टेट होगी सिर्फ उस स्टेट में रह सकता है। चूंकि स्टेट फिक्स हैं इसलिए हम इनको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, ओके। सो जनाब, न्यूक्लियस, वन प्रोटॉन, रेडियस यानी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ये रेडियस है, इसकी डेरिवेशन हमने करनी है। तो हम इसको इस तरीके से करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू, एज वी नो, एज अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर का पोस्टुलेट हमारे पास क्या है? बोहर का पोस्टुलेट ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास NH कट के इक्वल होना चाहिए, राइट, ये हमें पढ़ा हुआ है। और ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स है, यानी फर्स्ट ईयर में भी जो हमने फिजिक्स पढ़ी है, कि अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी जिसका कोई मास होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m है, और वो किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mvr से, और इज इक्वल टू NH कट, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए। सो r इज इक्वल टू NH कट, और ये mv मल्टीप्लाई क्वेश्चन की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, ये आ गया हमारे पास mv। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पूरी क्वेश्चन पे स्क्वायरिंग कर रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया। अच्छा, अब यहां पर ये बात कि मैंने स्क्वायरिंग क्यों की है, ये जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, जब मैं डेरिवेशन आगे लेके चलूंगा ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगी।
ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अच्छा, अब देखिए जो हमने बोहर का मॉडल बनाया हुआ है, तो बोहर का जो मॉडल है वो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उसके गिर रिवॉल्व कर रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। ये जो अट्रैक्शन है दिस इज नोन एज द कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि अट्रैक्शन भी एक फोर्स होती है और रिपल्जन भी एक फोर्स होती है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। सो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। मैं क्या लिखने जा रहा हूं जनाब, वो फोर्स लिखने जा रहा हूं। F इज इक्वल टू हम जानते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम लॉ हमने पढ़ा हुआ है। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है हमारे लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए। पहला चार्ज अगर मैं न्यूक्लियस का ले लेता हूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं E से, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके चार्ज को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E से, और डिवाइडेड बाय दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। तो इस R के ऊपर मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये R। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो दरमियान डिस्टेंस है उसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया, तो ये R स्क्वायर कर दिया। अच्छा, याद रखिएगा ये बात भी हम जानते हैं कि जितना चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है एग्जैक्टली उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द सेम। इसलिए मैंने ये लिखा तो प्रोटॉन है लेकिन इसके चार्ज को भी E से रिप्रेजेंट किया और इसको भी E से रिप्रेजेंट किया। अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहा, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, राइट। अच्छा, अब हम क्लासिकल फिजिक्स में ये बात जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल जिसका मास होता है और सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r, जिसमें m क्या है, वो बॉडी जो कि सर्कल में रिवॉल्व कर रही है उसका मास है जो कि इलेक्ट्रॉन है, v जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है, और r जिस सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस है हमारे पास। अच्छा, याद रखिएगा यहां पर हमने ये बात सपोज की हुई है, बोहर के जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर ये बात हम सपोज करते हैं कि जो न्यूक्लियस है इट इज एट रेस्ट, ऑल्दो कि न्यूक्लियस रेस्ट में नहीं है, बट फॉर दिस डेरिवेशन वी सपोज कि ये जो न्यूक्लियस है ये रेस्ट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप मुझे बताइए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 दोनों फोर्स हैं और ये दोनों फोर्स को मैं इक्वल कर रहा हूं। अच्छा, इक्वल क्यों कर रहा हूं ये बात भी जरा समझ लीजिएगा। कौन सी फोर्स है, यानी वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अंदर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसको कूलम फोर्स प्रोवाइड कर रही है। बी केयरफुल, इसलिए मैं दोनों को इक्वल करने जा रहा हूं। इसलिए हम कहते हैं कि जो कूलम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो फोर्स जो कि हमारे पास कौन अप्लाई कर रहा है, कूलम अप्लाई कर रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, और वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली ये फोर्स कन्वर्ट हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर। एग्रीड। अच्छा, यहां पर हम एक R से एक R को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ गया R, सही है, और इज इक्वल टू क्या है, mv स्क्वायर। ये मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो m है ये यहां पर मल्टीप्लायर इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां सिर्फ क्या बच गया मेरे पास, यहां मेरे पास बच गया v स्क्वायर, ठीक है, ये v स्क्वायर बच गया यहां पर, और ये m यहां जाकर डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पहले से कौन मौजूद है, न्यूमरेटर में e स्क्वायर और नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, ये m यहां आके डिवाइड हो गया, राइट। अच्छा, अब मैं अगर इस v के ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पर रूट आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये जो इक्वेशन थी मेरे पास r, अगर मैं इस r की इक्वेशन में ये वेलोसिटी की वैल्यू लाके पुट करता हूं, तो मैं अगर यहां पे v की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे यहां से स्क्वायर हटा के रूट लगाना पड़ेगा, रूट वाली वैल्यू मुझे यहां लाके पुट करनी पड़ेगी। चूंकि मैं रूट के साथ डील नहीं करना चाहता और आमतौर पे अगर रूट लगा हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए इस इक्वेशन पर पहले ही स्क्वायर कर दिया, तो सारी चीजें स्क्वायर के अंदर आ गई। जब स्क्वायर के अंदर आ गई तो चूंकि मुझे यहां से वैल्यू किसकी मिल रही है, वी स्क्वायर की मिल रही है ना, अब डायरेक्टली ये वी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पर लाके पुट कर दूंगा, दैट्स इट। अब मेरा ख्याल है ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इस पे स्क्वायरिंग क्यों की है। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज दैट
ये जो मेरे पास आर स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में मेरे पास है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर और यहां पे है एम स्क्वायर, और इस एम स्क्वायर के बाद मेरे पास कौन सी वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू है वी स्क्वायर की, और वी स्क्वायर की ये वैल्यू मैं रेड मार्कर से कर देता हूं, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। समझ में आ रही है? ये पूरी वैल्यू मैंने यहां लाकर पुट की है। मेरा ख्याल है अब आसानी से समझ में आ गया होगा, कलर मैंने चेंज किया है। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखिए जो सबसे नीचे वाला जो हमारे पास टर्म होती है, ये सारी वैल्यू सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है हमारे पास, सिंपल मैथ्स हम जानते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, और पहले से कौन मौजूद है, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, एम स्क्वायर ई स्क्वायर। एग्रीड? अब यहां पे हम देखते हैं कौन सी चीज कैंसिल हो सकती है। हम ये देख रहे हैं कि एक एम से एक एम कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर की वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो मेरे पास जो बाकी बचने वाले जवाब है वो कुछ ऐसे है कि ये जो आर है दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर मैंने लिखा एच कट स्क्वायर, फिर मैंने लिखा एन स्क्वायर बाद में लिख दिया, एच कट पहले लिख दिया, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, एम ई स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, तो मैं अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं तो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच कट भी एक कांस्टेंट टर्म है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पूरी टर्म है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ई स्क्वायर, ये तो पूरी एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आमतौर पे आर नॉट से। ये मेरी बात समझ रहे हैं? और इस पूरी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर में रखें तो ये आता है 0.53 10⁻⁻10 मीटर, ये जवाब हमारे पास आता है। या जिसको हम ये भी कह सकते हैं 0.53 और 10⁻⁻10 को हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं, राइट? तो मैं अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो r है दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। चूंकि मेरा रेडियस अब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं आर एन, यानी रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। अब nth ऑर्बिट समझे अब क्या है, nth ऑर्बिट का मतलब यह है कि पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, डॉट डॉट डॉट, जितने भी ऑर्बिट हैं। तो हमने किसी भी ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन के ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। अब अगर मैं कहता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट के लिए मुझे n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। तो मैं अगर यहां 1 रखता हूं तो मेरे पास r1 इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर। तो मेरे पास पहले ऑर्बिट का रेडियस 0.53 10⁻⁻10 मीटर निकल के आ रहा है। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यह पॉइंट को मैं एक डिजिट अगर लेफ्ट पर मूव कर देता हूं तो R1 मेरे पास हो जाएगा 0.053 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब ये मैंने क्यों किया है, ये इसलिए किया है बेसिकली कि 0.053 10⁻⁻9 को हम क्या बोलते हैं, नैनो, और साथ में क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है। तो आमतौर पे चूंकि हम जो वेवलेंथ है वो भी नैनोमीटर में होती है, तो हम जो ऑर्बिट का रेडियस है वो भी नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ओके, विच इज 0.53 10⁻⁻10, और हम इसको नैनोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन से हमें एक सीरीज भी मिल रही है। वो सीरीज क्या मिल रही है, फर्स्ट करें n की वैल्यू मैं 1 डालता हूं, तो मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो मेरे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा, कॉमा। अब अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो जाएगा 4 आर नॉट, कॉमा। उसके बाद अगर मैं n की तीसरी वैल्यू पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा 9 आर नॉट। इसके बाद मैं 4 वैल्यू पुट करता हूं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, सो दिस इज बिकम 16 आर नॉट, एंड डॉट 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 डॉट। तो ये एक पूरी सीरीज हमारे पास निकल कर आ रही है कि, और ये याद रखनी भी जरूरी है कि अगर किसी एग्जाम में वो आपसे ये पूछ लेता है, एमसीक्यू में वो बोलता है कि जी रेशो बिटवीन क्या बोलता है, थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट of the hydrogen atom. तो this is the first orbit, this is the second, this is the third. तो third orbit का radius and second orbit के radius
की रिलेशन अगर वो हमसे पूछे या रेशियो पूछे तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा 9/4। दिस इज द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से अगर वो पूछे कि जी व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो 4 आर नॉट को डिवाइड करना है और आर नॉट से, तो 4 आ जाएगा आंसर। सो ये सीरीज भी आपको पता होनी चाहिए और ये जो मैंने एमसीक्यू के हवाले से बताया कि हम डिवाइड इस तरह कर सकते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। बट दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, राइट। आई बिलीव सो कि ये आसान सी डेरिवेशन आपको लगी होगी। इवन इफ यू फील कि आपको कुछ पूछना है, यू कैन कमेंट मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थम अप। थैंक यू सो मच।